हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर विद्युत धारा पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम सारा इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इसका और समझेंगे कि हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो शुरू करते हैं अपने 12th चैप्टर को। विद्युत आवेश, विद्युत धारा को समझने के लिए पहले विद्युत आवेश को समझना होगा। तो विद्युत आवेश एक तरह की ऊर्जा है जो एक पिंड से दूसरे पिंड में जाती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। विद्युत आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक। आपने सेल पे देखा होगा कि उसमें पॉजिटिव भी लिखा होता है और नेगेटिव भी। तो आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब विद्युत धारा को समझने से पहले आप समझिए जल धारा। जल बहने लगे तो जल धारा, वायु बहने लगे तो वायु धारा। तो विद्युत आवेश अगर बहने लगे तो वो बनाएंगे विद्युत धारा। तो इसको समझते हैं। यदि विद्युत आवेश किसी चालक से प्रभावित होता है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जब हम एक टॉर्च को जलाते हैं तो सेल के माध्यम से टॉर्च का जो बल्ब है वो जलने लग जाता है, क्योंकि उसके आवेश बहने लग जाते हैं और वहां पे बल्ब जो है जल जाता है। सेल और बल्ब का जो बीच का कनेक्ट करता है उसको, उसका काम करता है स्विच। स्विच ऑन होता है तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ होता है तो बल्ब बंद हो जाता है। तो अब ये स्विच क्या करता है, आवेश के बहने की दर को नियंत्रित करता है, उसको ऑन करता है, उसको ऑफ करता है। जैसे आवेश बहने लग जाते हैं तो बल्ब जल जाता है, और आवेश नहीं बहते तो बल्ब बंद हो जाता है। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ। जैसे हम स्कूल से घर जाते हैं तो उसका एक रास्ता होता है, इसी तरह से विद्युत धारा के बहने का एक रास्ता होता है, एक परिपथ होता है, जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत और लिपिट पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। तो पॉजिटिव सिरे से होती हुई विद्युत धारा जो है बल्ब में से जाती है और वापस बैटरी में आ जाती है। इस परिपथ को हम कहेंगे विद्युत परिपथ, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा लगातार बह रही है। सतत मतलब लगातार। विद्युत धारा इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा है, यानी कितने समय में कितनी धारा कहाँ से बह रही है, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। और हम कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश है वो किस दर से बह रहे हैं, इसको भी हम विद्युत धारा कह सकते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। अब विद्युत आवेश की दिशा क्या है बहने की, या कह सकते हैं हम विद्युत धारा की दिशा क्या है। इलेक्ट्रॉन तो हमारे बैटरी के नेगेटिव सिरे से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव सिरे में। और जो हमारी धारा है पॉजिटिव सिरे से होती हुई कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी को हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के हम क्या लिखते हैं, विपरीत लेते हैं। अब सूत्र के द्वारा हम समझते हैं कि विद्युत धारा को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जो आवेश है वो चालक में से जितने समय के लिए बहेगा उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। Q अपॉन T, आवेश बहा जितने समय के लिए उसको कहा विद्युत धारा। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर क्यों है, क्योंकि फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंद्रे मैरी एम्पियर ने इसे अपने नाम पे एम्पियर रखा। पेपर में आ जाता है 1 एम्पियर, बताइए क्या है। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर है बच्चे 1 कूलम। जब हमारा चार्ज है वो 1 सेकंड के लिए जब प्रभावित होगा तो हम कहेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा। विद्युत धारा के और भी छोटे मात्रक है, मिली एम्पियर, जो 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। माइक्रो एम्पियर, वो जो है 10 की पावर -6 एम्पियर के इक्वल होता है।
अब विद्युत धारा को नापने के लिए जिस तरह से हम कार में स्पीड को नापते हैं, ऐसे ही हम विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से। ये देखिए एमीटर इधर कनेक्ट होता है। जब विद्युत धारा इसमें से बहेगी तो ये बताएगा कि इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा है। और ये बल्ब से किसमें जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और तभी हमें पता लग सकता है कि इसमें कितनी जो है विद्युत धारा बह रही है। अब बात करते हैं हम अपने विद्युत विभव या विभवांतर। विभव अंतर यानी कि अंतर है दो पॉइंट में। इसको समझने पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो बीकर में पानी है और इनके बीच में कनेक्शन है, लेकिन पानी बह नहीं रहा। लेकिन जब हमने एक में ज्यादा पानी कर दिया और एक में कम, तो पानी ज्यादा वाले बीकर से कम वाले बीकर में जाने लगा। तो इसी तरह से अगर हमें आवेश को बहाना है, तो एक पॉइंट हम ऊपर करेंगे और एक नीचे, तो आवेश बहने लग जाएगी, यानी कि विद्युत धारा बहने लग जाएगी। अब इन आवेशों में डिफरेंस जो पैदा होता है, इसी को कहा जाता है विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कुछ धारा का वहन करता है। ये क्या करता है कि एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने का काम करता है। तो एक आवेश को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए जाने वाले कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट है वोल्ट, और इसको रखा गया है अलेक्जेंडर वोल्टा साइंटिस्ट के नाम पर। अब हमें परिभाषित करना है 1 वोल्ट को, तो 1 वोल्ट के लिए सूत्र है हमारा W अपॉन क्यू। यानी 1 जूल कार्य किया गया किसको? 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, तब हम उसे 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर कहेंगे। लिखेंगे कैसे? 1 वोल्ट किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, जब 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य किया गया। अब इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा दो बिंदुओं के समांतर जुड़ा होता है। अब हमने जो सर्किट बनाए हैं, जो परिपथ, उसको बनाने के लिए हमें कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत सेल का प्रतीक, धारा संधि का प्रतीक, विद्युत बल्ब का प्रतीक, वोल्ट मीटर का प्रतीक। तो ये प्रतीक आपको याद करने होंगे। अब पढ़ते हैं हम ओम के नियम को। ओम साइंटिस्ट ने क्या किया था कि धारा और विभवांतर को लेके उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, तो एक सीधी लाइन उनको प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्युत परिपथ में जब हम किसको लेते हैं, विद्युत विभवांतर को, तो विद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या है, अनुपाती है, सीधा अनुपाती है। और तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, यही ओम का नियम है। यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी V समानुपाती है I के। तो V को इक्वेशन में बदलने के लिए इसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, क्या? R। और इसे कहा जाता है प्रतिरोध। ये एक स्थिरांक है, और ये जो है क्या करता है, ये किसी भी माध्यम में से बहने वाले आवेशों का विरोध करता है, उसके प्रवाह का विरोध करता है। इसे कहा जाता है प्रतिरोध, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विरोध। किसका विरोध? आवेशों के प्रवाह का विरोध। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और इसको इस तरह से ग्रीक शब्द ओम के द्वारा लिखा जाता है। अभी ओम के नियम के अनुसार हमने जाना कि आर क्या है, V अपॉन आई। अगर हमें परिभाषित करना हो 1 ओम को, तो हम कैसे करेंगे कि किसी चालक के दो सिरों के बीच में यदि विभवांतर 1 हो और उसमें से बहने वाली धारा का मान 1 एमीटर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। सकते हैं करंट को अगर हमें बदलना है और हम नहीं चाहते कि वोल्टेज बदले, इसके लिए भी हम परिपथ में इस्तेमाल कर सकते हैं उपकरण का। उस उपकरण को हम कहते हैं वोल्टेज। अब हम बात करते हैं कि विद्युत परिपथ में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है
वो ही निर्धारित करती है विद्युत धारा का। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी अ, धातु या अधातु के अंदर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, उसको परमाणु जो है बांध के रखते हैं, और उसी वजह से वो उनका चलना और नहीं चलना निर्भर करता है। यदि किसी के अंदर, किसी भी घटक के अंदर प्रतिरोध कम है तो उसे हम गुड कंडक्टर कहेंगे, और किसी घटक के अंदर अगर हम कहें प्रतिरोध ज्यादा है तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर। और किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध है तो उसको हम इंसुलेटर। अब किसी भी जो चालक है उसका प्रतिरोध निर्भर किन किन बातों पे करता है, किन कारकों पे करता है। एक तो उसकी लंबाई पे, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, उसके क्षेत्रफल पे, यानी अगर वो तार ज्यादा मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार अगर पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और वो किस वस्तु से बनी हुई है उसकी सामग्री पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब हम इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा R इक्वल टू रो L इंटू 1/A। रो भी हमारा एक अनुपातिका का स्थिरांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का हमारा एसआई मात्रक ओम मीटर है। और ये भी हर चालक का अपना एक विशिष्ट गुण है। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध है, चालक में जो प्रतिरोध है वो कम होता है, मिश्र धातु में थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, और जो विद्युत रोधी वस्तुएं हैं उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च होता है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान, यानी हम मिश्र धातु में जो तापमान उच्च होने पर भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है, और इसी वजह से इनका इस्तेमाल आयरन टोस्टर जैसे उपकरणों में किया जाता है। पूर्ण विराम टंगस्टन को छोड़ के अगर हम बल्ब के तंतु की बात, बिजली के बल्ब के फिलामेंट की या तंतु की बात करें, तो वहां पे टंगस्टन जो है, टंगस्टन बहुत अच्छा काम करता है। किसका काम करता है कि ये उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होता है और ये जलता रहता है। जबकि तांबा और एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम होता है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसके लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। क्योंकि जब इसमें से विद्युत धारा को बहा जाएगा, प्रतिरोध कम होगा, तो घरों तक जो बिजली है वो ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगी, उसका जो है लॉस नहीं होगा। तो चालक का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत प्रवाह के लिए, मिश्र धातु का इस्तेमाल टोस्टर में किया जाता है और बल्ब के टंगस्टन में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों तो उनका प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। R1 का विभांतर V1, R2 का V2 और R3 का विभांतर V3 है। V1, V2 और V3, क्योंकि सभी में आप देखिए डायग्राम में समान करंट जो है जा रहा है, समान विद्युत धारा है, तो हमने तीनों केसों में I को जो है इक्वल ले लिया है। V1 की वैल्यू I R1, V2 की वैल्यू I R2 और V3 की वैल्यू I R3 हमने लिख ली। अब जो हमारा कुल विभांतर होगा वो V1, V2 और V3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो v को हमने जोड़ा तो हमारे पास अब हम समीकरण ले लेंगे v इक्वल टू आई आर वन, क्योंकि हमने तीनों v1 v2 v3 को जोड़ दिया है। आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री, तीनों को जोड़ दिया। और अगर हम कुल विभांतर निकालते हैं तो v इक्वल टू आई आर, जो कि ओम का नियम है। समीकरण एक और समीकरण दो को जब हमने संतुलित किया तो हमारे पास आया I, क्योंकि v की वैल्यू सेम थी तो v से v को हमने कैंसिल कर दिया, तो I इक्वल टू R आया आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। यहाँ पे I कॉमन है तो I को हमने जो है कॉमन होने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया, तो R की वैल्यू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब भी श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम उनको सिंपली ऐड कर, तो ये तरीका है जब हमारे प्रतिरोध श्रृंखला में श्रेणी क्रम में दिए हो। दूसरा तरीका है कि वो पार्श्व क्रम में एक दूसरे के समांतर दिए हो, तब क्या करेंगे। तो हमने तीन प्रतिरोध ले लिए आर वन आर टू और आर थ्री, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट की वैल्यू है तीनों में अलग अलग हो जाएगी, में I1, एक में I2 और एक में I3। लेकिन यहाँ पे विभवांतर की वैल्यू दोनों पॉइंट में क्या रहेगी, सेम। तो I1 को निकाला V अपॉन R1, I2 को निकाला V अपॉन R2, I3 को निकाला हमने V अपॉन R3। और दोनों बिंदुओं के बीच में जो विद्युत धारा है वो I है, वो तीनों भागों में बट गई है, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको भी हमने लिख लिया। तो I की जो वैल्यू है वो क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस वैल्यू को हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया और ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब दोनों के बीच में जो हमारी विद्युत धारा है उसको ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू वी आर हम लिख देंगे। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम समान रखेंगे, तो दोनों में I की वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो V हमारा कॉमन आ रहा है, V को हम कॉमन लेते हुए वैल्यू निकालेंगे, तो R की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हमें जब पार्श्व क्रम में प्रतिरोध निकालना है तो हम उसका विद्युत क्रम यानी कि उसमें उल्टा करके उसको हम निकालते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम दोबारा से रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा मान आ जाएगा। यानी आप देखेंगे पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध है वो कम है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। अब हम देख लेते हैं कि पार्श्व क्रम में उपकरणों को लगाने से क्या फायदा होता है। विद्युत उपकरणों के लिए जैसे अगर हमें घर में एसी भी लगाना है, फ्रिज भी लगाना है और हम जो है टीवी भी चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग मूल्य प्रदान उसको कर सकते हैं। ऐसा श्रेणी क्रम में संभव नहीं है। और अभी हमने जाना कि समांतर परिपथ में पार्श्व क्रम में क्या होता है कि जो कुल प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। यानी प्रतिरोध की वैल्यू कम होगी तो जो धारा है, विद्युत धारा है, वो ज्यादा प्रभावित होंगे। तो इसलिए हम पार्श्व क्रम को इस्तेमाल करते हैं घरों में बजाय श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर एक भी अवयव खराब हो जाता है तो आगे करंट पास नहीं होता है, यह भी इसका एक नुकसान है। अब हम जानते हैं, हमने 6th और 8th क्लास में विद्युत प्रवाह के प्रभावों को पढ़ा, जिसमें से एक प्रभाव है ताप प्रभाव, तापीय प्रभाव। यानी जब भी विद्युत धारा कहीं से बहती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। एक सेल के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया दो टर्मिनलों के बीच जो है विभवांतर पैदा कर देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जहां से करंट बहता है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे एक ऊर्जा का हिस्सा खर्च हो जाता है और शेष ऊर्जा ही जो है हमारे इस्तेमाल आती है। जो एक हिस्सा ऊर्जा को गैजेट का तापमान बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। V यानी कि पावर जो है, पावर इक्वल टू है V इंटू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्या होता है बच्चों, I। तो P इक्वल टू वी आई। और अभी हमने ज्ञात किया कि ऊर्जा, तो ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यानी कि जो भी हमारी ऊर्जा खर्च हुई है वो ऊर्जा जो है आई स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वल है, और इसको हम कहते हैं जूल के तापन का नियम। इसके अनुसार किसी भी प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो किस पर निर्भर कर रही है, उसके प्रतिरोध के धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समान अनुपाती है। जितना ही ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा जो है तापमान बढ़ेगा। उसके अंदर जितना प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, विद्युत धारा की वजह से उसमें तापमान भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, यानी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा, कितने समय के लिए उसमें विद्युत धारा बहेगी। जितनी ज्यादा समय के लिए विद्युत धारा बहेगी उतनी ज्यादा ऊर्जा उसमें खर्च होगी और उतना ज्यादा उसका तापमान बढ़ जाएगा, और इसे हम कहते हैं जूल के तापन का नियम। अब जो जूल के तापन का नियम है उसको हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें वो चीज गर्म हो जाती है और गर्म चीज को हम यूज करें, जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में, जैसे प्रेस करने के लिए,
टोस्टर में खाना बनाने के लिए, ओवन में, इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, हीटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे इस्तेमाल है जो हमारे लिए वांछनीय है, जो हमारे लिए उपयोगी है, तो इस तरह इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं। दूसरा, विद्युत तापन का इस्तेमाल विद्युत बल्ब में किया जाता है। क्या होता है वहां पे गलनांक वाला जो टंगस्टन धातु है, वहां पर उच्च तापमान पर वो क्या नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, और उसके अंदर जो है निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसकी लाइफ भी बनी रहती है और उससे हमें रोशनी भी मिलती है। जूल तापन के नियम का इस्तेमाल फ्यूज में भी किया जाता है। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक तरह की हमारी सेफ्टी डिवाइस है जो घरों में लगाई जाती है, ताकि अगर बाई चांस गलती से विद्युत धारा का प्रवाह एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो हम अपने घर में यूज होने वाले उपकरणों की रक्षा कैसे करेंगे? तो हम वहां पे लगाते हैं फ्यूज। तो फ्यूज लगाने से क्या होगा कि फ्यूज लगाने से ज्यादा करंट हमारे घर में नहीं आएगा। फ्यूज धातु का या किसी उच्च गलनांक के मिश्र धातु का बना होता है, ये एक टुकड़ा होता है। तो इसका काम है कि अगर करंट ज्यादा आ जाए तो ये पिघल कर गिर जाता है और बाकी जो हमारे घर में जो उपकरण है उनकी रक्षा कर लेता है। इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग रेटिंग के रूप में किया जाता है। 1 एमीटर, 2 एमीटर, 3 एमीटर, 5 एमीटर या 10 एमीटर के रूप में हमें अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए फ्यूज मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति यानी कि कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की शक्ति मतलब विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है या क्षय होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति क्या होती है? V=I। इसको हम ओम का नियम के द्वारा तीन तरह से कर सकते हैं, या तो V=I, या V=I²R, या हम कह सकते हैं V²/R। आप तीनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि किस तरह से आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। अब हमें अगर एक वॉट को परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उपकरण के द्वारा यूज करने वाली शक्ति 1 वॉट होगी जब उसके बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसके अंदर 1 एमीटर जो है विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो। तो 1 वोल्ट = 1V × 1 एमीटर। अब ये तो हमारी थी विद्युत शक्ति की यूनिट। अब हम बात करते हैं अपने घरों में जो विद्युत धारा हमारे घरों में आती है उसको हम किस तरह से नापते हैं। तो जो भी ऊर्जा खपत होती है 1 घंटे के लिए, 1 वॉट जब हम बिजली का इस्तेमाल 1 वॉट बिजली का इस्तेमाल जब आप 1 घंटे तक करते हैं, तो उसको कहा जाता है 1 किलोवाट/आवर या 1 किलोवाट घंटा। अब यहाँ पे क्योंकि समय जुड़ गया है तो ये इकाई हो गई है ऊर्जा की, और इसको आम भाषा में कहा जाता है इकाई या यूनिट। यानी हम कहते हैं ना हमारे घर में कितनी यूनिट इस्तेमाल हुई, तो यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट यूज किए गए बिजली की। 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट में क्या होगा? 1000 वॉट होंगे, और घंटे को अगर हम बात करें तो उसमें 3600 सेकंड होंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 1 वॉट की जो वैल्यू है 3.6